आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, C1 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का। चैप्टर नंबर 8 शुरू हमने किया हुआ है और एग्जाम्पल्स हम कर रहे थे लास्ट टाइम। तो आज होपफुली हम एग्जाम्पल्स को ख़त्म कर लेंगे और चैप्टर नंबर 9 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखें, अपनी बुक्स खोल लें और एग्जाम्पल नंबर 8.4 जो है आप देखें। अ पाइप हैज़ ए लेंथ ऑफ 1 मीटर। एक पाइप है, देखें एक ऐसे पाइप है, इसकी लेंथ 1 मीटर है। एक 1 मीटर लेंथ का पाइप है। डिटरमिन द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल एंड द फर्स्ट टू हार्मोनिक्स। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी और फर्स्ट टू हार्मोनिक्स की फ्रिक्वेंसीज फाइंड इफ द पाइप है ओपन एट बोथ एंड्स। अगर पाइप दोनों एंड से खुला हो, ओपन एट बोथ एंड्स, तो इसके लिए आप फाइंड करें F1, F2 और F3। उसके बाद बी पार्ट में इफ पाइप इज क्लोज एट वन एंड, इफ पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, एक एंड से पाइप जो है वो अगर क्लोज हो तो फिर फ्रिक्वेंसीज F1, F3 और F5 जो है वो फाइंड करें। हमें पता है कि ओपन पाइप जो होता है, ओपन पाइप जो होता है, ओपन पाइप के अंदर सारे हार्मोनिक्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो क्लोज पाइप होता है उसके अंदर सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते, उसके अंदर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो पहले ए केस देखते हैं आप। हमारे पास Fn/NV/2L के बराबर है और V जो है स्पीड ऑफ साउंड वो 340 मीटर पर सेकेंड है। तो N1 के लिए F1 1 मल्टीप्लाई बाई 340 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो F1 जो है वो हमारे पास 340 हर्ट्ज के बराबर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टू हार्मोनिक्स हैं आप देखें कि Fn F1 के बराबर है। तो N2 के लिए F2 2 इंटू F1 340। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, और सॉरी ये 2 से इसने डिवाइड होना था तो इसने आना था 170 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पर ये 170 और ये हो जाएगा 340 हर्ट्ज। उसके बाद अगर N3 है तो F3 3F1, F3 3 इंटू 170 दैट इज इक्वल टू 510 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास हार्मोनिक्स जो हैं ये आ जाएंगे उस केस में जब पाइप हमारे पास दोनों एंड्स से ओपन है। हमें पता है कि जब दोनों एंड से पाइप ओपन होता है, हमें इस बात का पता है कि उसमें तमाम हार्मोनिक्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे हार्मोनिक्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर एक एंड से जब क्लोज हो जाएगा तो फिर उसके अंदर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे, जैसे F1, F3 और F5। अब हम देखते हैं बी पार्ट से के लिए कि जब एक एंड से क्लोज है तो इसके अंदर आप देखें कि पहले हमारे पास Fn जो है बी पार्ट में NV/4L के बराबर होता है। तो
F1 जो है वो V/4L के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आप V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, 344 इंटू 1, तो दैट इज इक्वल टू 85 हर्ट्स। तो ये जो है ये 85 हर्ट्स के बराबर जो है ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोनिक हमारे पास F3 होगा, यानी कि N3, 3F1, 3 इंटू F1 कितना आपका 85, दैट इज इक्वल टू 255 हर्ट्स। इसी तरह N5, F5, 5F1, तो ये बराबर आ जाएगा F5, 5 इंटू 85, दैट इज इक्वल टू 425 हर्ट्स। ये जो है ये हमारे पास 425 हर्ट्ज के बराबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये हमने सारे 8 हार्मोनिक जितने उसने कहा था वो हमने कैलकुलेट करके देख लिए। उसके बाद आए एग्जाम्पल 8.5 के ऊपर। एग्जाम्पल 8.5 कहती है कि ट्रेन इज अप्रोचिंग ए स्टेशन। एक ट्रेन जो है वो स्टेशन की तरफ बढ़ रही है 19 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी के साथ, साउंडिंग ए विसल ऑफ फ्रिक्वेंसी 1000 हर्ट्स, और एक विसल बजा रही है जिसकी फ्रिक्वेंसी 1000 हर्ट्ज है। यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन US जो है वो है 90 किलोमीटर पर आवर, और इसको हम लिख सकते हैं 90 ज़रब 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, और आवर 60 ज़रब 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड। यानी कि 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ एक ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, हॉर्न बजा रही है, और हॉर्न की फ्रिक्वेंसी जो है वो 1000 हर्ट्ज के बराबर है। ठीक है जी। व्हाट विल बी द अपरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द विसल एज हर्ड बाय लिसनर सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। कहता है अब ट्रेन मूव कर रही है प्लेटफॉर्म की तरफ, और प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, और वो बंदा इसकी जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी है उसको हर्ड करता है जब वो प्लेट व्हेन द अपरेंट फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय द सेम लिसनर इफ़ ट्रेन मूव अवे फ्रॉम द स्टेशन। कहता है अगर ट्रेन उसकी तरफ बढ़ रही है और उससे अवे मूव कर रही है तो दोनों सूरतों में उसको फ्रिक्वेंसी में क्या चेंज नज़र आएगी। तो पहली F1 प्राइम, दूसरी F डबल प्राइम। ठीक है, जब अप्रोच कर रही है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, अप्रोच टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर से अवे जो है वो मूव कर रही है। तो अब ये पहला केस यह है कि सोर्स मूव कर रही है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो F प्राइम हमारे पास V माइनस US इंटू F के बराबर होगा, और ये हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। तो ये आ जाएगा 340 माइनस 25
और एफ जो है वो 1000 हर्ट्ज़ है हमारे पास। तो ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे तो एफ प्राइम जो है आपके पास 1097.4 हर्ट्ज़ निकल आएगी, एफ प्राइम निकल आएगी। उसके बाद एफ डबल प्राइम, सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वी प्लस यू एस एफ, वैल्यूज रखें 340 प्लस 25 और 1000, ठीक है। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे सारा, तो एफ डबल प्राइम जो है ये हमारे पास 931.5 हर्ट्ज़। तो जब ट्रेन उसकी तरफ मूव कर रही थी ऑब्जर्वर के तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, वो 1097.4 हर्ट्ज़ थी, और जब अवे मूव कर रही है तो फ्रिक्वेंसी जो है वो 931.5 हर्ट्ज़ है, यानी कि कम हो गई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये फिर अब आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया और हमने इसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस करके देख लिया, ठीक है। एग्जांपल्स भी पढ़ ली, पूरा चैप्टर थ्योरी भी पढ़ी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी किए हैं और न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। अब हमने शुरू करना है नेक्स्ट जो है वो है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो है इट इज़ रिलेटेड टू फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स, अब इसके हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। पहले इसके अंदर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ये हैं कि पहले तो हमने अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट जो था वेव फ्रंट का, फिर हमने स्टडी करना है हाइजेंस प्रिंसिपल, फिर हमने हाइजेंस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ लाइट के लिए, फिर अंडरस्टैंड करना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को, फिर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है जो प्रोवाइड करता है हमें वेव थ्योरी ऑफ लाइट की एविडेंस, उसको स्टडी करना है, कलर पैटर्न जो होता है थिन फिल्म्स के अंदर उसको स्टडी करना है, वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर उसको स्टडी करना और उसके यूज़ को, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करनी है थ्रू सिंगल स्लिट, फिर हमने ड्राइव करनी है इक्वेशन ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, फिर हमने ड्राइव करनी है इक्वेशन डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, फिर हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को स्टडी करना है, फिर हमने एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स को स्टडी करना है, फिर हमने डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज को क्रिस्टल से स्टडी करना है, और एंड के ऊपर आके हमने पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है उसको स्टडी करना है, ठीक है। तो यानी कि ये सारा जो चैप्टर है ये फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स एक्चुअली वो ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसके अंदर हम लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, ठीक है। फिजिकल ऑप्टिक्स कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की? वो ब्रांच कि जिसके अंदर हम जो लाइट की प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी करें, यानी लाइट इंटरफेरेंस कर रही है, डायफ्रैक्शन कर रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट जो है वो डायफ्रैक्ट हो रही है, रेरफ्रैक्ट हो रही है, ये सारी लाइट की वेव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो पहले आप फिजिकल ऑप्टिक्स को डिफाइन करें। फिजिकल ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो ब्रांच फिजिक्स की विच डील्स, जो कि डील करती है विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। जो नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स के साथ डील करती है इज कॉल्ड एज
फिजिकल ऑप्टिक्स, यानी कि वो ब्रांच फिजिक्स की जिसके अंदर हम लाइट की नेचर, कि लाइट किस नेचर की है और लाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम फिजिकल ऑप्टिक्स का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। तो लाइट क्या है? दैट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जो कि प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट जो है वो एक एनर्जी की टाइप है, ठीक है, क्योंकि वेव जो होती है वो एनर्जी होती है और एनर्जी को कैरी कर रही होती है। तो लाइट भी एक वेव है, इसलिए लाइट जो है दैट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। और लाइट की वजह से हमें सेंसेशन, हमें चीज़ों को देखने का एहसास होता है। लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद उस ऑब्जेक्ट से जब हमारी आंखों तक आती है लाइट, तो फिर हमें वो चीज़ दिखाई देती है। यानी कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको देख रहे होते हैं जब, तो वो एक्चुअली हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से देख रहे होते हैं। यानी कि लाइट जब उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ती है और पड़ने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होती है लाइट पड़ने के बाद उन ऑब्जेक्ट से, तो वो रिफ्लेक्शन के नतीजे में हमें वो ऑब्जेक्ट जो है लाइट क्या वो नजर आता है। तो हम कह सकते हैं कि लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी which produces the sensation of vision, जिसकी वजह से हमें जो है वो चीज़ें दिखाई देती हैं, हम उन चीज़ों को देख सकते हैं। और लाइट क्या है? एक टाइप ऑफ एनर्जी है, क्योंकि लाइट वेव है और कोई भी वो जो वेव होती है वो एनर्जी को कैरी करती है। लेकिन ये एनर्जी अब किस तरह प्रोपोगेट करती है? बट हाउ डज दिस एनर्जी प्रोपोगेट? कैसे? 1678 में हाइजन एक डच साइंटिस्ट था जिसने प्रपोज किया, उसने ये थ्योरी दी कि लाइट एनर्जी फ्रॉम ल्यूमिनस सोर्स, किसी चमकते हुए सोर्स में से ट्रैवल करती है स्पेस में बाय मींस ऑफ वेव मोशन। कि लाइट जब किसी सोर्स के अंदर से निकलती है, ऐसा सोर्स के जो चमक रहा हो, देखिए ना बल्ब जो होता है वो आपका सोर्स चमक ही रहा होता है ना, तो बल्ब के अंदर से लाइट निकलती है और लाइट जो है निकलने के बाद वो प्रोपोगेट कर रही होती है। प्रोपोगेट का मतलब होता है मूव करना। तो जो एक डच साइंटिस्ट था हाइजन, इसने 1678 में ये कहा कि लाइट एनर्जी जो है वो किसी लुमिनस सोर्स में से निकलती है और ट्रैवल करती है स्पेस के अंदर बाय मींस ऑफ वेव मोशन। यानी कि वो स्पेस के अंदर उसका प्रोपोगेट वो किस तरह करती है? वेव की तरह, जिस तरह वेव प्रोपोगेट। उसने कहा कि लाइट एक वेव है। यानी कि हाइजन ने इस बात को पहली दफा बताया, इस डच साइंटिस्ट ने, कि लाइट जो है वो एक वेव है। क्योंकि इससे पहले हमें ये पता नहीं लग रहा था कि लाइट जो है वो किस तरह प्रोपोगेट करती है, क्योंकि हमें लाइट की वेव नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो ये जो डच फिजिसिस्ट था हाइजन, इसने ये बताया कि लाइट जो है वो जब किसी लुमिनस सोर्स से, किसी चमकते हुए सोर्स में से निकलती है, तो वो ट्रैवल करती है बाय वेव मोशन। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन था कि हाउ डज दिस एनर्जी प्रोपोगेट, कि ये एनर्जी किस तरह मूव करती है, तो इसका आंसर हाइजन ने दिया। ठीक है, इन 1678 हाइजन proposed that light energy from glowing
source travels in the form of wave motion। तो हाइजन ने ये कहा कि ये एनर्जी जो है ये वेव मोशन की फॉर्म में ट्रेवल करती है इन द स्पेस, स्पेस के अंदर। तो जो इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थी इस वेव थ्योरी ऑफ हाइजन की सपोर्ट के अंदर, ये उस ज़माने में कोई इतनी कन्विंसिंग नहीं थी। लेकिन जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट 1801 में डिस्कवर हुई तो तब हाइजन की थ्योरी जो है वो का एक करेक्ट एविडेंस जो है मिला। तो हम लिहाजा इस चैप्टर के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे। अब हमें एक चीज का तो पता ही चल गया है, अभी तक जो हमने डिस्कशन की है उस डिस्कशन से हमें इस चीज का पता चला है कि लाइट जो है इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट जो होती है एक्चुअली ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसकी नेचर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। लाइट एक वेव है, लाइट इज ए वेव एंड इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ये एक वेव है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर में। इसकी नेचर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और लाइट जो है इसके अलावा एक ट्रांसफर वेव होती है। लाइट इज आल्सो ए ट्रांसफर्स वेव। लाइट जो है ट्रांसफर वेव भी होती है। अब हमने इस चैप्टर के अंदर जो है वो लाइट की प्रॉपर्टीज जो हैं उनको स्टडी करना है, और लाइट की प्रॉपर्टीज में हमने पहले नंबर पे जो चीज स्टडी करनी है वो हमने स्टडी करना है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, अब हम वेव फ्रंट को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? वेव फ्रंट यानी वेव का मुंह, वेव का सामना हिस्सा। आपका फ्रंट जिस तरह होता है इसी तरह जो वेव का फ्रंट है, कि वेव का जो सामना हिस्सा है वो आपको कैसा दिखाई देता है। तो ऐसी सरफेस कि जिसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उनका सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन हो, यानी कि किसी सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स वेव के हों और वो सारे पॉइंट जो हैं उनके दरमियान में जो फेज रिलेशनशिप है या उनका जो फेज है वो सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि सच अ सरफेस, ऐसी सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स, जिसके ऊपर तमाम पॉइंट्स जो हैं have the same phase of vibration is known as वेव फ्रंट। तो उसको हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। यानी कि ऐसी सरफेस कि जिसके ऊपर तमाम पॉइंट्स जो हैं वो एक ही फेज के साथ वाइब्रेट कर रही हो, यानी उनका सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन हो, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। अब इसकी जरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसिडर करें एक पॉइंट सोर्स एस है लाइट की। कंसिडर ए पॉइंट सोर्स
एस ऑफ लाइट, एक पॉइंट सोर्स एस है लाइट के हमारे पास, ये देखें ये एक सोर्स एस है, और ये सोर्स जो है, इस सोर्स से हमारे पास वेव फ्रंट्स जो है, इसको इधर बनाते हैं, ये सोर्स है और ये सरफेसेस हैं वेव फ्रंट्स की। ठीक है, ये कोई सरफेस हमारे पास ए है, इससे आगे और दो सरफेसेस भी हैं, तो ये जो दो सरफेसेस हैं इनके दरमियान वन वेवलेंथ का डिस्टेंस जो आता है। तो वेव्स इमिट कर रही हैं फ्रॉम द दिस सोर्स और प्रोपोगेट कर रही हैं इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, वेव्स आर emitted from source and propagating in all directions और वो प्रोपोगेट कर रही हैं तमाम डायरेक्शंस में विद स्पीड ऑफ लाइट c, विद c, स्पीड ऑफ लाइट c के साथ। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद ये जो लाइट की रेज हैं, ये यानी कि कुछ टाइम गुजरता है तो यहाँ से गुजर के इस सरफेस पे पहुंचती हैं, फिर इस सरफेस पे पहुंचती हैं और फिर इस सरफेस पे पहुंच जाती हैं। तो ये सारा जो है इसका, ये जब प्रोपोगेट कर रही हैं तो जो रेडियस है इन सरफेसेस का वो r इज इक्वल टू सी टी के बराबर है। चूंकि तमाम पॉइंट्स जो हैं उनका डिस्टेंस सेम है सोर्स से, लिहाजा इनकी जो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है वो भी आइडेंटिकल है। Since all the points have same distance from source, so all points have same state of vibration, तो सबकी सेम स्टेट है, आइडेंटिकल स्टेट है। तो ये जितने पॉइंट्स हैं स्फीयर के ऊपर, ये स्फीयर वर्ल्ड है रेडियस आर का, तो तमाम पॉइंट्स जो स्फीयर के ऊपर हैं दे हैव सेम फेस। ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्फीयर है सेम फेस। आपको पता है कि स्फीयर के अंदर जो रेडियस होता है वो पूरे स्फीयर में एक जैसा ही रहता है। तो स्फीयर के जितने पॉइंट्स हैं पे, चूंकि डिस्टेंस एक जैसा है तो स्फीयर के जितने पॉइंट्स हैं उनका सेम फेज होगा। तो ऐसी सरफेस कि जिसके ऊपर तमाम पॉइंट्स हैं उनका सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। सो सच a surface on which all the points have same phase of vibration is known as wave front। तो ऐसी सरफेस जिसके ऊपर तमाम पॉइंट्स जो हैं उनका सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन हो,
उसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। अब चूंकि ये सफियर है तो सफियर के अंदर जितने पॉइंट्स होते हैं वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं सेंटर से, लिहाजा चूंकि रेडियस सेम रहता है लिहाजा ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक है स्टूडेंट, तो कल फिर हम स्टडी करेंगे काइंड्स ऑफ वेव फ्रंट्स और फिर हम स्टेट और एक्सप्लेन करेंगे हाइजेंस थ्योरी, जो वेव थ्योरी हाइजन ने दी थी, जिसके ऊपर ये प्रूव हुआ था कि लाइट वेव है, उसको हम डिटेल के साथ स्टडी करके देखेंगे। तो इधर ही लेक्चर को एंड करते हैं, फिर कल आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आप